इस समय इस चेतना के बढ़ने की आवश्यकता है। आज भी बहुत से दिलों में ये बात ठीक से नहीं जमी है। आज भी एक उधेड़ गुण है, और वो उधेड़ गुण ये है कि ठीक है, आपने कुछ तथ्य दिए, कुछ लोग कहते हैं कि भैया धैर्य रखो, धैर्य, कुछ दिन और इंतजार करो। तो नेहरू जी को देख देख के बहुत धैर्य रखा था, तो 1/3 से ज्यादा कश्मीर चला गया, और उसके बाद लद्दाख का एक बड़ा हिस्सा चला गया। चीनी सेना तेजपुर तक दौड़ती चली आई, और उसके बाद एक के बाद एक ऐसे ऐसे निर्णय हुए कि ये देश ठीक से उठकर खड़ा भी नहीं हो पाया। आज तक वो व्याधियां, उनका इलाज ढूंढा जा रहा है। आप धैर्य किस बात का रखें? धैर्य तब रखते हैं कि जब एक दिशा ठीक हो, समय लग रहा हो, तो आप कहते हैं कि चलिए धैर्य रखें। आपने देखा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया से क्या खरपतवार निकल रही है। आप कह रहे हैं कि इनको रेप्लिकेट करने वाले 4 और विश्वविद्यालय खोल देते हैं। आप ये साफ कह रहे हैं कि इस देश का मुस्लिम समुदाय वो आम विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ सकता, जो सबके लिए बनते हैं। आम पाठ्यक्रम नहीं पढ़ेगा, उसको इस्लामी इदारे में ही पढ़ना है। तो ये अलगाववाद आप इसको पोषित क्यों कर रहे हैं? अब इस बात पर सवाल खड़ा करना, चर्चा करना, कुछ लोग आज भी इससे झेपते हैं। वो झेप हटानी पड़ेगी। देखिए, एक व्यापक बहस की जरूरत है। ये चटमंगनी पटगांव वाला मामला नहीं है पुष्पेंद्र जी। एक व्यापक जनमानस तैयार करने में महीनों लगते हैं, वर्षों लग जाते हैं, पीढ़ियां खपती हैं। बहुत बड़ा देश है। मतलब अचार को मर्तबान में भी कुछ महीनों धूप दिखानी पड़ती है। आप डालते ही तीसरे दिन नहीं खाने बैठ जाते। तो किसी चीज को परिपक्व होने में, परवान चढ़ने में समय लगता है। हाँ, इस वक्त एक धैर्यहीनता की स्थिति है, क्योंकि जो संकट है वो द्वार पर खड़ा है। आए दिन उसका सामना करना पड़ता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो लोग इतने अधीर हो रहे हैं, उन्हें कहिए आसपास नजर दौड़ाएं, अपने घर में बात करें, अपने भाई बहन पिता से पूछें, दोस्त से पूछें, वो कितना तैयार है। इसके लिए तैयारी की आवश्यकता है। आप कच्चे पक्के में कोई काम करने आगे निकल जाएं तो निश्चित रूप से नुकसान उठाएंगे। तो इसके लिए धैर्य की बहुत बड़ी आवश्यकता है। उतावली से बहुत ज्यादा आवश्यकता धैर्य की है, और इस पर जमीन पर काम करने की आवश्यकता है। और मैं और आप कोई पुड़िया नहीं देंगे किसी को कि ये करो और फिर वो कर भी देगा, ऐसा भी नहीं है। सब लोगों के पास अपना अपना दिमाग है। ये जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, उन्हें भी मालूम है। वो किसी मशीन की तरह नहीं है कि उनका कोई आके बटन दबा दे और वो आके आपके घर के सामने खड़े हो जाए और हम सब कहेंगे चलिए अब जुलूस निकाल के हम लोग सबसे पहुंच जा रहे हैं। ऐसा होने वाला नहीं है। जो काम और जो मेहनत लगनी है वो लगनी ही है। उसके लिए हम सबको सबसे पहले कटिबद्ध होना पड़ेगा कि एक विमर्श को, एक समझ को देश में तैयार किया जाए। जो देश का हित चाहते हैं, जो इस संस्कृति समाज का हित चाहते हैं, जो इस विश्व दृष्टि को पुष्पित पल्लवित होते देखना चाहते हैं, हमारा जो दुनिया को देखने का नजरिया है, उसमें जिनकी आस्था है, हमारी संस्कृति में जिनकी आस्था है, ऐसे लोगों को काम करना पड़ेगा। इस आस्था की अलग जगह जगह जगानी पड़ेगी। इसके लिए लोगों को तैयार करना पड़ेगा। कई वर्षों से मैं लगा हुआ हूं, आप लगे हुए हैं, कई लोग लगे हैं, मुझे अभी वो तैयारी दिखती नहीं है। जब मैं पके पकाए तपे तपाए लोगों को भ्रम पालते देखता हूं तो मुझे लगता है कि अभी हम तैयारी से बहुत दूर हैं। और शत्रु तो यही चाहता है कि हम बिना तैयारी के कूद जाएं और फिर कटफट जाएं, और जिससे कि आगे कोई सोच भी ना पाए, किसी में उत्साह भी ना रहे कि इस दिशा में कुछ किया जाए। हमारे पास बहुत सारे प्रयास करने की भी गुंजाइश नहीं है कि हम विफल होते रहें, गिरते पड़ते रहें। वो लग्जरी भी नहीं है। तो इसलिए इस पर देखिए, मुझे फीडबैक सोशल मीडिया से ही मिलता है। मेरे अपने समुदाय में ऐसे ऐसे मतिभ्रम है कि मैं आपको क्या बताऊं, जो खुद भुक्तभोगी हैं, उनमें ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि हैरानी होती। तो जो भुक्तभोगी हैं, जिनसे ये अपेक्षा कतई नहीं है, अगर वहां पर ये घालमेल है, ये भ्रम की स्थिति है, तो ऐसे स्थानों पर तो जहां लोग इससे बचना चाहते हैं, देखिए एक बड़ी ये जो युक्ति वाली बात है ना,
लोग कहते हैं कि भैया ना हींग लगे ना फिटकरी और लंग आए चोखा। ऐसा कुछ तरीका बताओ। परीक्षा में पढ़ के पास नहीं होना, हमें कोई कुंजी दे दो, कुंजी से भी अच्छा कोई क्वेश्चन पेपर ही बता दो क्या आने वाला है, वही कर डालेंगे, नंबर ही तो लेने हैं। तो ये जो तुरंत फुरत वाली 2 मिनट नूडल वाली जो मानसिकता है, इससे बचना पड़ेगा। ये लग के काम करने की आवश्यकता है, पढ़ने की, समझने की आवश्यकता है, औरों को समझाने की आवश्यकता है, जमीन तैयार करने की आवश्यकता है। और एक बार जमीन तैयार हो गई, मैं कह रहा हूं कि आप नहीं पूछेंगे कि क्या करना है, आप बताएंगे कि क्या करना है। आप स्वयं बोलेंगे कि चलिए ये करना है, आप खुद करेंगे। भाई सब लोगों के पास ईश्वर ने विवेक दिया है, मस्तिष्क दिया है, सोचने की शक्ति दी है। गोपाल पाठा कलकत्ते में, उसे मालूम नहीं था कि डायरेक्ट एक्शन डे क्या होने वाला। जब 16 अगस्त को जिन्ना ने अपने मर्जीबड़े छोड़ दिए कलकत्ते की सड़कों पर नरसंहार करने के लिए, तो पहले दिन बहुत मारे काटे गए, मोहल्ले के मोहल्ले लाशें बिछी हुई थी। लेकिन तब उस 30 वर्ष से कम आयु के युवक ने, जो एक कसाई की दुकान चलाता था, ब्राह्मण था, गोपाल मुखोपाध्याय उसका नाम था, लेकिन उसको पाठा कहते थे। बंगला में पाठा बकरे को कहते हैं, क्योंकि वो बकरा काटता था, मां काली को उसकी बलि चढ़ाता था और वही मांस बेचता था और पहलवानी करता था, अखाड़ा चलाता था। तो उसने अखाड़े के अपने लड़के जमा किए, अपने औजार उठाए और वो मां बहनों की रक्षा के लिए निकल पड़ा। उसने नहीं पूछा किसी से क्या करना चाहिए, और उसका प्रतिवाद ऐसा हुआ कि कलकत्ते के कई मोहल्लों से रिक्वेस्ट आई कि भैया हमारे यहां भी आइए, हमारे यहां भी आइए। और तीसरा दिन आते आते ये आतताई घुटनों पे आ गए, कहा माफ कीजिए, छोड़िए, बंद कीजिए, बहुत हो गया। घुटनों पर आ गए सच। उन्हें नहीं मालूम था कि इतना प्रतिवाद होगा। और फिर महात्मा गांधी पहुंचे थे कलकत्ता और कहा था कि सभी हिंदू अपने शस्त्र डालने मेरे सामने आत्मसमर्पण करें और प्रण लें कि कभी हथियार नहीं उठाएंगे। तो बहुत से लोगों ने आकर के वो किया गांधी जी को खुश करने के लिए। तो सबने कहा कि भैया लेकिन जो सबसे ज्यादा ताकतवर है और सशस्त्र है गोपाल पाठा, वो तो आया नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं आया, क्यों नहीं आया, उसे बुलाया जाए। तो बहुत मना के उसको, उसने मना किया, मैं नहीं जाऊंगा। बहुत मनाया गया तो उसको भेजा गया, वो आया और महात्मा गांधी ने उससे पूछा कि तुम अपने शस्त्र लाए हो? तो उसने कहा जिन शस्त्रों से मैं अपनी माताओं बहनों के सतीत्व की रक्षा करता हूं, उनका समर्पण कभी नहीं करूंगा। ये वह 30 का भी नहीं था अभी वो गोपाल। तो ये चेतना, ये विवेक बुद्धि, ये कोई शास्त्र पढ़ के नहीं आती है, सामान्य बुद्धि का प्रश्न है। वो डीएनए नहीं ढूंढने निकला था। ये मारने वाले भी बंगाली हैं। तो आपने अपनी विवेक बुद्धि कहां रख छोड़ी है, जो आप मुझसे और पुष्पेंद्र जी से और बाकी सबसे पूछते हैं कि चलिए क्या करना है। हम आम नागरिक हैं, हमारे पास ना कोई डंडा है ना झंडा है, हमारा अपना घर, कोई दफ्तर नहीं है, कोई संगठन नहीं है, कोई सरकार नहीं है, कोई अपूर्व संपत्ति नहीं है, कोई साधन नहीं है। हम आम नागरिक। हमें केवल इतना लगता है कि इस देश की चेतना जगाएंगे, इसकी विवेक बुद्धि जगाएंगे तो यह देश सक्षम है, समर्थ है, अपने आप कर लेगा। लेकिन यह देश अभी भ्रम में पाला जा रहा है, मुगालते में रखा जा रहा है। इसको ऊपर से इस तरह के निर्देश आ रहे हैं कि डीएनए एक है, इसके बिना अधूरे हो। पूरा विश्व एक ही परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम, अहिंसा परमो धर्मा। ये रटे रटाए जुमले आपको रोज डाले जाते हैं और कहा जाता है इस पे गर्व करो। कोई ये नहीं कहेगा कि साहब ये जो वसुधैव कुटुंबकम है, इसका संदर्भ क्या था, कहां आया ये। पंचतंत्र में एक सियार को किसी पक्षी को खाना था, तो ये सियार उसको ज्ञान दे रहा था कि भैया तू और मैं एक ही है, एक ही परिवार है, मुझसे क्या घबराना। और जब उसने घबराना बंद कर दिया, ये उसको गप कर गया। तो धूर्त लोग कहते हैं, इसी तरह हितोपदेश में आया है एक जगह, एक उपनिषद में भी इसका जिक्र है। आप बिना संदर्भों के कुछ रटा रटाया लोगों को बता दें और उन्हें फिर उनकी तैयारी से, उनकी सतर्कता से, उनके अपने सुरक्षा तंत्र से विहीन कर दें और मर जाने के लिए छोड़ दें। इस धूर्तता को छोड़िए। आप स्वयं कमजोर होंगे तो हट जाइए।
नागपुर शहर के अंदर पुष्पेंद्र जी, अभी 14 तारीख की बात है, नहीं 14 तारीख की नहीं, सॉरी 4 तारीख की बात है, 4 सितंबर की। उसको ये वर्ल्ड हिजाब डे कहते हैं। जी 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 जी। तो कुछ मुस्लिम महिलाएं सड़क पर खड़े होकर के बच्चियों को, हिंदू बच्चियों को कह रही थी हिजाब पहनिए, बुर्का पहनिए, चलिए आइए, जरूरी नहीं है कि हम ही लोग पहने, आप लोग भी पहनिए। तो जब कुछ लोगों ने देखा, सुबह ये मुख्यमंत्री के बंगले के बाहर हो रहा है, सुनिए, महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री, ये नागपुर वहां की एक वैकल्पिक राजधानी है, वहां पर विधानसभा का एक सत्र होता है सब, ठीक है, विदर्भ, और वहां मुख्यमंत्री का बंगला है, उसके बाहर सुबह सवेरे लोग जो सैर करने निकलते हैं, उनमें ये महिलाएं ऐसा करती दिख रही थी। तो कुछ स्वयंसेवकों की नजर पड़ी, ये न सिर्फ महाराष्ट्र की शिवसेना द्वारा प्रशासित शासित महाराष्ट्र की वैकल्पिक राजधानी है, बल्कि संघ के मुख्यालय का भी शहर, वहां ये हिमाकत दिखी। उसकी नजर पड़ी, वो पूछने पहुंच गए और कहा कि ये क्या कर रहे हो, तो भाग खड़ी हुई। उनके मियां लोग कहीं स्कूटर मोटरसाइकिल पे तैयार बैठे थे, फटाफट उनके पीछे बैठे और चलिए गाड़ियों में बैठे भाग गए। लेकिन ये जुर्रत इस देश में, नागपुर में, आपकी नाक के नीचे हो रही है, और आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, कैसी मानसिकता है, क्या पढ़ाया जा रहा है। भाई मुझसे कहते हैं कि साहब ये 20 करोड़ हैं, 20 करोड़ क्या करेंगे इनका, 20 करोड़ है। मैं कहा हाँ साहब 20 करोड़ होंगे, हो सकता है 25 भी हों, लेकिन मैंने इनके मुंह से कभी ये नहीं सुना कहते हुए कि ये 100 करोड़ हैं, इनका क्या करोगे। वो कभी नहीं पूछते चिंतित होकर के इस देश में ये लोग 100 करोड़ हैं, हम लोगों को कैसे रहना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, क्या बर्ताव होना चाहिए। उनके यहां चिंता नहीं है कि हम 100 करोड़ हैं, आपके यहां चिंता है कि ये 20 करोड़ है। तो भाई शराफत से रहेंगे तो बढ़िया रहेंगे, कानून से चलेंगे तो अच्छे चलेंगे, इसमें चिंता की क्या बात है। आपकी व्यवस्था में इस सब के प्रावधान है ना, कैसे रहेंगे तो वैसे ही रहेंगे। आपको शीर्षासन करने की क्या जरूरत है, आपको अपवाद सिद्ध करने की क्या जरूरत है। लेकिन नहीं साहब, अजीब अजीब तरह के भ्रम पाले बैठे हैं। ये मानसिकता का प्रश्न है और कुछ नहीं है। देखिए, नंबर्स डोंट मैटर। अफगानिस्तान में 3 लाख फौज थी ना, अमेरिकी असला था ना, वायुसेना तक थी ना, दुनिया का सबसे ताकतवर और मालदार मुल्क था ना। वो हारा तो कंदहार में नहीं हारा, मजार शरीफ में नहीं हारा, हेरात में नहीं हारा, जलालाबाद में नहीं हारा, काबुल में नहीं हारा, वो दोहा में हारा, यहां हारा। बिना बंदूक चलाए, बिना गोली चलाए भाग खड़ा हुआ। तो हार जीत पहले यहां होती है, इस जगह। और आप यहां हमें हराने पर तुले हुए, यहां। वेरी वेल सर, वेरी वेल, वेरी वेल। ये एक आजकल शेरो शायरी का जमाना है, तो एक शायर ने कहा था कि किसी आने वाले तूफान का बहाना लेकर ना खुदा ने मुझे साहिल पे डुबोना चाहा, कि मल्ला आपको किनारे पे ही डुबो रहा है, ये बता के कि तूफान आने वाला है।